हेलो एवरीवन, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट पेपर 9। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में बीसीए पार्ट 2 का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और जो पहला एग्ज़ाम का पेपर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं मैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सिर्फ उनको ही मैंने डिस्कस करना है इस सेशन में। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है वो है Linux command. Okay, so write at least 10 commands with their complete syntax in Unix. Also explain the use of each command. तो आपको क्या लिखना है? 10 लिनक्स कमांड लिखना है या यूनिक्स कमांड लिखना है सिंटेक्स और एग्जाम्पल के साथ। दूसरा क्वेश्चन भी अगर आप देखो तो इसमें 8 यूनिक्स कमांड लिखने हैं विद एग्जाम्पल। और अगर आप तीसरा क्वेश्चन देखो तो इसमें टोटल 5 1 2 3 4 5 टोटल 5 लिनक्स कमांड दिए जिनका आपको एग्जाम्पल के साथ और सिंटेक्स के साथ ये क्वेश्चन आंसर देना है। तो अब हम देखते हैं इसका आंसर कैसे देना है। तो मैंने यहाँ पे टोटल 10 इसेंशियल लिनक्स या यूनिक्स कमांड जो है मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, सिंटेक्स है और एग्जाम्पल भी है। तो सबसे पहला कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहला कमांड है डेट, सिंटेक्स है डेट। अगर एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो सेम जिस तरह मैंने यहाँ पीडीएफ में एक्सप्लेन किया है मैंने, और मैंने अपने पीडीएफ में सिंटेक्स एग्जाम्पल जिस तरह मेंशन किया है इसी तरह आप अपने आंसर पेपर पे लिखोगे सेम। तो सबसे पहला कमांड हम एग्जीक्यूट करते हैं डेट कमांड। डेट कमांड हमें सिस्टम का करेंट डेट यानी कि आज का डेट हमें प्रिंट करके देता है। तो देखिए आज का डेट है 15 अगस्त और अभी का डेट एंड टाइम प्रिंट करता है। नेक्स्ट कमांड PWD। PWD कमांड यूज़ करते हैं करेंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट करने के लिए, यानी अभी मैं किस फोल्डर में हूँ, किस डायरेक्टरी में हूँ, मुझे लोकेशन देखना है, मैं अभी किस डायरेक्टरी में वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे PWD एग्जीक्यूट करना है। PWD। तो अभी मैं कहाँ हूँ? अभी मैं हूँ माउंट अंडर सी अंडर यूजर्स अंडर सिद्धार्थ अंडर डेस्कटॉप एंड अंडर NOUOS। तो मैं अभी इस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, इस लोकेशन पे हूँ। अगर आप देखोगे तो प्रॉम्प्ट कहाँ है? NOUOS के अंदर। नेक्स्ट कमांड LS यूज करते हैं लिस्ट ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज को देखने के लिए। एक फोल्डर या डायरेक्टरी के अंदर कितने फाइल्स हैं, कितने फोल्डर्स हैं, अगर आप उन्हें लिस्ट करना चाहते हो तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं LS जब आप यूज़ करते हो तो ये लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में जो डिटेल है फाइल का वो डिस्प्ले करेगा। तो पहले हम LS टाइप करते हैं LS। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो आ रहा है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, ये एक फोल्डर है। लिनक्स CMD नोट्स TXT ये एक फाइल है। message.txt ये भी एक फाइल है। IM virus TXT ये भी एक फाइल है। इंडिया US ये क्या है? फोल्डर है यानी कि डायरेक्टरी है। अब हम इसको ऑप्शन के साथ अगर यूज़ करते हैं तो हमें आइडिया लग पाएगा कौन फाइल है और कौन डायरेक्टरी। तो हम यूज़ करेंगे LSL। तो देखिए ये जो आउटपुट आप देख रहे हो ना, इस आउटपुट से हमें फाइंड करना है कि कौन फोल्डर है और कौन फाइल। तो जहाँ भी D लिखा है ये डायरेक्टरी है। जैसे डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी एक डायरेक्टरी है, हाईलाइटेड है ग्रीन कलर में। D लिखा है तो इंडिया भी क्या है? एक डायरेक्टरी है। D लिखा है तो यहाँ USA भी क्या है? एक डायरेक्टरी है यानी कि एक फोल्डर है। और .txt .txt एंड .txt ये क्या है? फाइल है। जिस फाइल तो आपने देख लिया। अब अगर मुझे फोल्डर क्रिएट करना हो अपने सिस्टम में, फोल्डर क्रिएट करना हो तो हम कैसे करेंगे? यूज़ करेंगे MKDIR। सिंटेक्स क्या है? MKDIR और डायरेक्टरी नेम। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या डायरेक्टरी है। जैसे इंडिया एंड यूएस में से डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे नई डायरेक्टरी बनाता हूँ। पहले मैं LS कर लेता हूँ। तो LS में अभी आप देख रहे हो एक फोल्डर है और ये सारे फाइल्स हैं।
तो मैं यहाँ पे mkdir एंड फोल्डर नेम है मेरा डॉक्यूमेंट। ओके, एंड ls किया तो हम देख पाएंगे यहाँ पे एक फोल्डर और क्रिएट हो गया है, डॉक्यूमेंट्स। लिनक्स में जब आप टर्मिनल पे किसी फोल्डर को देखते हो तो हम उसे डायरेक्टरी कहते हैं, लेकिन जब हम उसे विंडोज़ में ओपन करते हैं तो हम इसे फोल्डर कहते हैं। तो इसी को फोल्डर और डायरेक्टरी दोनों एक ही चीज़ है, बट विंडोज़ के टर्म में फोल्डर और लिनक्स और यूनिक्स के टर्म में डायरेक्टरी। तो ये एक इम्प्टी फोल्डर क्रिएट हो गया डॉक्यूमेंट्स नाम का। ओके, नेक्स्ट स्विच के साथ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हमें एक नया फोल्डर क्रिएट करना है और यहाँ पे मैं -p यूज़ कर रहा हूँ, तो -p का मीनिंग है कि इफ़ नॉट प्रेजेंट। तो अगर डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर प्रेजेंट नहीं है तो आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर दो डॉक्यूमेंट्स नाम का। ओके, क्योंकि ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है तो ये क्रिएट नहीं करेगा फिर से। अब अगर मैं यहाँ पे -p हटा दूँ तो ये मुझे एरर मैसेज देगा, चेक लाइक कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ये फोल्डर तो क्रिएट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे -p यूज़ किया, क्यों? क्योंकि अगर फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप क्रिएट कर देना बिना कंप्लेन किए। तो बिना कंप्लेन किए ये क्या करेगा, फोल्डर को क्रिएट कर देगा, और अदरवाइज ये कोई कंप्लेन नहीं करेगा। लाइक नेक्स्ट है rm कमांड, min रिमूव डायरेक्टरी और ऑल इट्स कंटेंट। तो अगर एक फोल्डर को मैं डिलीट करना चाहता हूँ और उस फोल्डर में कोई फाइल्स है और फोल्डर है तो साथ ही साथ सारे कंटेंट डिलीट हो जाएंगे उस फोल्डर के। तो एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है डॉक्यूमेंट्स फोल्डर का। डॉक्यूमेंट के अंदर एक फाइल भी है और एक फोल्डर भी है, और उस फोल्डर के अंदर भी फाइल है। तो अगर मैं इस कंप्लीट फोल्डर को और इसके कंटेंट को डिलीट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ टाइप करना होगा rm-r। r मीन रिकर्सिवली उस फाइल के कंटेंट को भी डिलीट कर देना है, इसलिए -r एंड डॉक्यूमेंट्स फोल्डर नेम। तो इस तरह वो फोल्डर डिलीट हो चुका है सिस्टम से। नेक्स्ट है टच कमांड। टच कमांड का यूज़ करते हैं किसी इम्पटी फाइल को क्रिएट करने के लिए, जैसे किसी टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए। अब एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ file1.txt फाइल क्रिएट किया, तो अब देखेंगे यहाँ file1.txt फाइल क्रिएट हो गया। अब इसी तरह मल्टीपल फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग टच कमांड। तो मैंने यहाँ मल्टीपल फाइल क्रिएट किया यूजिंग टच कमांड, f2.txt, f3.txt। तो ये एम्प्टी फाइल क्रिएट करता है। अगर आप इसमें कंटेंट ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो, लाइक हाय देयर। तो इस तरह आप इसमें कंटेंट ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है cd कमांड। cd कमांड का यूज़ करते हैं एक डायरेक्टरी के अंदर जाने और डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मेरे पास एक डायरेक्टरी है doc1 और दूसरी डायरेक्टरी है doc2। मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी है NOUOS। इसी फोल्डर के अंदर, इसी डायरेक्टरी के अंदर ये दोनों डायरेक्टरी है। तो अगर मैं इस डायरेक्टरी से doc1 के अंदर जाना चाहता हूँ तो मुझे टाइप करना है cd doc1। तो मैं कहाँ आ गया, doc1 के अंदर। अब अगर मुझे doc1 से बाहर आना है वापस NOUOS में तो cd स्पेस डॉट डॉट। अब अगर मुझे doc2 में जाना है तो cd doc2। मैं कहाँ आ गया, cd doc2 में। अब अगर मुझे doc2 से बाहर आना है वापस NOUOS में तो cd स्पेस doc डॉट। नेक्स्ट कमांड है cat कमांड। cat मीन्स concatenate एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए फाइल। तो अगर आपके पास कोई फाइल है और अगर आप उस फाइल के अंदर का कंटेंट देखना चाहते हो तो आप कैसे देख सकते हो। तो मेरे पास एक फाइल है, लिस्ट कर लेता हूँ जैसे ये है
मैसेज फाइल। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखना है कैट मैसेज सी। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैसेज है इसके अंदर, वेलकम व्यूअर्स, आई एम गोइंग टू टीच यू लिनक्स ओएस कमांड विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। सो ये फाइल का कंटेंट है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि फाइल प्रिंट हो लेकिन नंबर के साथ प्रिंट हो, लाइन ऑफ नंबर के साथ प्रिंट हो, तो हम यहाँ पे एक स्विच यूज़ करेंगे, या ऑप्शन -n। तो इससे जो फाइल है वो नंबर ऑफ लाइन के साथ प्रिंट होगा। यानी पहले लाइन में है वेलकम व्यूअर्स, दूसरे लाइन में आई एम गोइंग टू टीच यू। तो इस तरह हम प्रिंट कर सकते हैं फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर एक फाइल में कोई डिटेल है, दूसरे फाइल का वो डिटेल हम, यानी कि दो अलग अलग फाइल में जो कंटेंट है उसको ऐड करना चाहते हैं एक नया फाइल में, तो वो हम कैसे करेंगे? तो पहले हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। फाइल बनाने के लिए टच f1.txt, f2.txt एंड f3.txt। तो मैं क्या करूँगा, पहले फाइल में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करूँगा, दूसरे फाइल में भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करूँगा, और दोनों फाइल का इन्फॉर्मेशन कॉपी कर लूँगा किस में, फाइल 3 में। तो इसके लिए मैं 3 नए फाइल्स बना रहा हूँ। 3 नए फाइल्स बना लिए, ls करना है सी। तो यहाँ पे f1 f2 f3 ये फाइल बने हैं। अब मैं यहाँ पे इनके कंटेंट ऐड कर देता हूँ इनमें कुछ। ये पहले फाइल का कंटेंट है, दूसरा फाइल वेलकम टू माय यूट्यूब channel. Please share, like and subscribe my channel for more NOU videos. Yeah. तो ये इंफॉर्मेशन मैंने ऐड कर दिया दूसरे फाइल में। अगर हम तीसरा फाइल देखें तो ये फाइल क्या है, empty है। तो इस फाइल का आउटपुट हमें कहाँ से मिलेगा, f1 f2 को कॉन्कैटिनेट कर देना है f3 में। तो मैं लिखूँगा cat f1.txt। तो हम देख लेते हैं ये इंफॉर्मेशन कहाँ है, f1 के पास, cat f2.txt, और ये इंफॉर्मेशन किसके पास है, f2 के पास। और अब हम इसे ऐड कर देते हैं, cat cat f2.txt। तो ये दोनों ही फाइल में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे f3 में लिखना है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ f3.txt, तो अभी क्या है, f3 के बाद कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब मैं कॉन्कैटिनेट करता हूँ f1.txt cat f1.txt f2.txt एंड ग्रेटर देन f3.txt। तो अब जो इन्फॉर्मेशन f1 f2 के पास है वो कॉन्कैटिनेट हो चुका है और सेव हो चुका है f3 में। तो अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं cat f3.txt। f3 के पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब अगर मैं फाइल को ओपन करता हूँ तो f3 में ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। grep command to search text within files and print matching line। तो अगर हम grep कमांड यूज़ करते हैं किसी भी वर्ड को एक फाइल में सर्च करने के लिए, और अगर फाइल में वर्ड मैच होता है तो वो कंप्लीट लाइन को प्रिंट कर देगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो मैं सर्च करना चाहता हूँ वेलकम message.txt फाइल से, तो अगर मैच होगा तो ये सर्च कर देगा। तो ये देखिए मैचिंग है, वो कंप्लीट लाइन प्रिंट कर देगा। अब अगर मैं फिर से सर्च करता हूँ वेलकम, तो इस बार इसने कोई भी सर्च नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो ग्रेप कमांड है, अगर आप सर्च करते हो
तो ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मीन जो वर्ड है वो एग्जैक्टली मैच होने चाहिए। जैसे ये कैपिटल वर्ड है, कंप्लीटली कैपिटल, वेलकम, और ये वर्ड पहला लेटर इसका कैपिटल है, बाकी स्मॉल, तो ये केस सेंसिटिव है। केस को इग्नोर करने के लिए हमें यूज करना है ऑप्शन -i। तो ये अब दोनों ही वेलकम को सर्च कर रहा है क्योंकि अब ये केस को इग्नोर कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता वर्ड कैपिटल से लिखा गया है या स्मॉल लेटर से, तो ये अब दोनों को ही सर्च करते हैं। नेक्स्ट कमांड है chmod। chmod यूज किया जाता है किसी फाइल और डायरेक्टरी पे परमिशन सेट करने के लिए। सो हमें क्यों ज़रूरी है परमिशन को सेट करना एक फाइल और डायरेक्टरी पे, इसे समझते हैं। तो किसी फाइल और डायरेक्टरी पे परमिशन इसलिए सेट किया जाता है फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि उस फाइल को, एक पर्टिकुलर फाइल और डायरेक्टरी को कौन यूज़र एक्सेस कर सकता है और कौन यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता, इसके लिए हमें परमिशन सेट करने की ज़रूरत होती है। अब इसे एक डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहला समझते हैं यूज़र टाइप। सो यूज़र के 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है यूज़र, जो कि एक सिस्टम ओनर होता है। दूसरा होता है ग्रुप, और तीसरा होता है अदर्स। यूज़र एक सिस्टम ओनर है। ग्रुप जैसे कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के लिए BCA ग्रुप हो सकता है, जो एक पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे असाइनमेंट के नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरा है अदर्स। अदर्स लाइक एवरीवन कैन एक्सेस, जैसे अगर हम वेब पेज पे कोई इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं, कोई ब्लॉग अगर हम रीड कर रहे होते हैं, तो वो एक्सेसिबल होता है किसी को भी। तो अगर कोई फाइल सिस्टम में है, अगर कोई भी उसे एक्सेस कर पा रहा है, ओनर, ग्रुप एंड अदर्स, तो हम कह सकते हैं कि इस पे एक्सेस अवेलेबल है फॉर एवरीवन। अब अंडरस्टैंडिंग द फाइल परमिशन। फाइल पे कौन कौन से परमिशन हम सेट कर सकते हैं? तो एक फाइल पे परमिशन सेट कर सकते हैं रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। रीड मीन फाइल को पढ़ना, राइट मीन फाइल में एडिटिंग करना, फाइल पे कोई कंटेंट ऐड करना। एग्जीक्यूट मीन अगर फाइल एग्जीक्यूटेबल है तो हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे कि सेल स्क्रिप्ट, बैच स्क्रिप्ट, .c फाइल, .cpp यानी C++ फाइल एंड .exe, ये सारे एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो एक फाइल को कौन एग्जीक्यूट कर सकता है, इसके लिए हम परमिशन सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक फाइल है notes1, तो मैं इस फाइल पे परमिशन सेट करना चाहता हूँ, तो मैंने यूज़र के लिए सेट किया रीड, राइट एंड एग्जीक्यूटेबल परमिशन। ग्रुप के लिए सेट किया रीड, राइट एंड एग्जीक्यूटेबल परमिशन। अदर के लिए सेट किया रीड, राइट एंड एग्जीक्यूटेबल परमिशन। तो ये फुल एक्सेस है यूज़र, ग्रुप एंड अदर्स को। अब अगर मैं इस पे चाहता हूँ कि सिर्फ यूज़र को रीड, राइट एक्सेस हो एंड एग्जीक्यूटेबल एक्सेस हो, तो दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखें तो रीड, राइट एंड एग्जीक्यूटेबल एक्सेस है, बट ग्रुप को सिर्फ रीड एंड राइट एक्सेस दिया है, यानी कि ग्रुप सिर्फ रीड कर सकता है, और अगर रीडिंग के दरमियान कंटेंट को मॉडिफाई करना है तो वो फाइल को मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन किसी भी दूसरे यूज़र को सिर्फ रीड एक्सेस है, यानी अगर कोई पब्लिकली इस फाइल को एक्सेस करना चाहता है तो वो सिर्फ रीड कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले किसी भी फाइल को हमें चेक करना है उसका एक्सेस परमिशन कौन कौन से यूज़र के लिए क्या है। तो ls-l, तो मुझे notes1 पे परमिशन सेट करना है, तो मैं चेक करूंगा कि notes1 पे पहले से कौन कौन से परमिशन सेट है। तो यहाँ पे note1 पे कौन कौन से परमिशन सेट है मैं देख पा रहा हूँ। अब हम इसे डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं कि notes1 पे जो एक्सेस है वो है रीड, राइट एंड एग्जीक्यूशन के एक्सेस। किसके लिए? यूज़र के लिए। तो यूज़र को परमिशन है कि वो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है और इस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है। दूसरा ग्रुप के लिए, तो ग्रुप को भी परमिशन है कि वो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है एंड एग्जीक्यूट कर सकता है इस फाइल को। आखिरी है अदर्स के लिए, तो अदर्स भी परमिशन है, उसे एक्सेस कर सकता है, लाइक रीड कर सकता है, राइट कर सकता है एंड एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये तीनों ही यूज़र के लिए अलग अलग परमिशन है।
अब इन यूज़र के लिए हम परमिशन को चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें कमांड यूज़ करना है chmod। सो अभी यहाँ पे क्या है, फुल एक्सेस है। तो अब अगर मैं इस फाइल को चेंज करता हूँ तो अब मैं चेक कर सकता हूँ नोट्स वन में कंटेंट क्या है। ये कंटेंट, अब मैं इसे मॉडिफाई कर दूँ, मैंने इसे मॉडिफाई कर दिया, कंटेंट मॉडिफाई हो चुका है। तो मुझे इस फाइल को सिक्योर रखना है ताकि इस फाइल को कोई भी मॉडिफाई ना कर सके। तो इसके लिए मुझे chmod कमांड यूज़ करनी है। For user only read access, for group only read access, for others only read access। फाइल कौन सा है, notes1.txt। अब अगर मैं इस फाइल को मॉडिफाई करने का ट्राई करूं तो अब ये फाइल मॉडिफाई नहीं होगा। अब अगर मैं सेव करूं इस फाइल को तो क्या है, दिस फाइल इज सेट टू रीड ओनली, सिर्फ रीड कर सकते हैं, इस पे हम राइट नहीं कर सकते, यानी कंटेंट ऐड नहीं कर सकते, कंटेंट मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये था chmod कमांड। नेक्स्ट कमांड है किल, जो टर्मिनेट करता है किसी भी प्रोसेस को उसके प्रोसेस आईडी से। सिंटेक्स है किल, हम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, एंड प्रोसेस आईडी। जो पहला एग्जांपल है वो है नॉर्मली प्रोसेस को किल करना, किल एंड प्रोसेस आईडी। और जो दूसरा कमांड है किल -9 एंड प्रोसेस आईडी, ये फोर्सली किसी प्रोसेस को किल करता है यानी टर्मिनेट करता है। किसी प्रोसेस को किल करने से पहले एक प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं कि वो प्रोसेस रनिंग में है या नहीं, एंड देन फिर उसे सर्च करते हैं उसकी प्रोसेस आईडी और किल कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, स्लिप नाम का कोई प्रोसेस यहाँ अभी रनिंग में है या नहीं, तो कोई भी स्लिप नाम का प्रोसेस अभी रनिंग में नहीं है। तो मैं एक प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा, स्लिप। तो ये एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब हम चेक करते हैं कि ये प्रोसेस रनिंग में है या नहीं, तो हमें यूज़ करना है जॉब्स। तो ये एक प्रोसेस है जो कि अभी रनिंग में है और मुझे इसे टर्मिनेट करना है, तो इसके लिए हमें प्रोसेस आईडी चेक करनी है। तो स्लिप की प्रोसेस आईडी क्या है, 4860। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ किल 4860। इस प्रोसेस को किल कर दिया गया है। अब हम कैसे चेक कर सकते हैं, यूजिंग जॉब्स कमांड। तो ये देखिए, ये प्रोसेस क्या है, टर्मिनेटेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe my channel for the latest update on InnoU exam.